मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। जीते जी सम्मान मिले इसके लिए अच्छे काम करते चले जाए, और यही सबके जीवन की कहानी है। ये जो एक पल आपको मिलता है उसका इस्तेमाल करिए, अच्छे से इस्तेमाल करिए, तो नई से नई उमंग और उड़ान के साथ बढ़ते चले जाएंगे। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आंखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते प्रदीप जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे टॉक शो अरब टॉक्स में। वैसे तो आप क्वाइट फेमस है, आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट आप हमारे टॉक शो पर आए हैं तो आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान जाए। अब मैं डॉक्टर प्रदीप कुमावत यहाँ उदयपुर में पैदा हुआ, और मेरी स्कूलिंग भी, चूँकि मेरे पिताजी फाउंडर हैं आलोक संस्थान के, जी तो मेरी जो प्री स्कूल से लेकर मिडिल तक की जो स्कूलिंग है वो आलोक में हुई। उसके बाद मैंने विद्यावन जो स्कूल है, सीनियर स्कूल, वो ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज जो है वो श्रमजीवी कॉलेज, और उसके बाद जो न्यू कैंपस हमारा, जिसे एमबी कॉलेज बोलते हैं, हाँ हाँ। और न्यू कैंपस सबसे पहला ईयर हमारा था, वहाँ से मैंने पीजी इंग्लिश लिटरेचर में की। उसके बाद मैंने बीएड वापस विद्याभवन से करी, और उसके बाद फिर एमएड का मौका आया तो मुझे राजस्थान विद्यापीठ से मैंने, अच्छा, चूँकि उदयपुर की एक अच्छी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने एमएड की। एमएड के बाद मेरे मन में आया कि मैं जब एजुकेशन फील्ड में, मेरे पिताजी हैं और मुझे भी एजुकेशन में काम करना है, तो मैंने ये तय किया कि मेरा क्वालिफिकेशन हाईएस्ट लेवल तक जानी चाहिए। हाँ, तो उस बात को ध्यान में पापा रखकर को देखकर। मैंने फिर पीएचडी करी एजुकेशन में ही, वैल्यूज़ में, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट पे, और डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स पे, 3 वेरिएबल्स लिए एक साथ पीएचडी करने में। उसके बाद मुझे लगा कि मैनेजमेंट में भी कुछ काम करना चाहिए, हाँ, तो मैंने एमबीए किया अच्छा, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में, ओके, और आइवरी कार्लसन यूनिवर्सिटी से मैं, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। और फिर अभी हाल ही के दिनों में आ, मेरे कुछ फोटो है, उसमें देखेंगे बाल बिल्कुल नहीं है, हाँ हाँ, और राइट, मेरी माताजी का देहावसान हुआ। मेरी माताजी कहीं आती जाती नहीं थी, लेकिन ये, इसको मैं कहूँगा कि उस माँ का आशीर्वाद, कि जब मैं हरिद्वार जा रहा था तो वो कोइंसिडेंस दिन ऐसा मिला कि मुझे हरिद्वार अपनी माँ को ले जाते वक्त, उसी समय मुझे जो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी यूएसए की, हाँ हाँ, उन्होंने मुझे इस समाज सेवा, शिक्षा, युवाओं में प्रेरणा भरने के लिए डिलिट की उपाधि दी। अच्छा, तो मेरा एक सपना था, कभी मैं लोगों से कहा करता था कि मुझे डिलिट की उपाधि मिले, लेकिन अनायास कहीं से, और अभी भी मैं जब ऊपर आ रहा था तो वो यूनिवर्सिटी का ही फोन था अच्छा, कि आपकी जो न्यूज़ की कटिंग्स मिली, मुझे बहुत हाँ, अच्छा हाँ, लगा, आप बड़े फेमस हैं वहाँ। मैंने कहा हाँ, यहाँ उदयपुर में तो हमने, राजस्थान में तो नाम कमाया है। बिल्कुल, तो वो डिलिट की डिग्री भी मुझे मिल गई, अच्छा, और इस तरह मेरा पूरा एजुकेशन का सफ़र रहा। लेकिन इससे परे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मैं एजुकेशन में, शायद मैं एक पहला आदमी हूँगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ, कि जिसने एज ए स्टूडेंट जिस संस्था में रहा, पढ़ाई की, हाँ, हाँ, उसी में मैं टीचर हुआ, अच्छा, उसी में मैं पीटीआई हुआ, ओह, उसी में फिर मैं हॉस्टल वार्डन बना, अच्छा, उसी में मैं हेड मास्टर भी बना, अरे वाह, और उसी में एडमिनिस्ट्रेटर बना, और प्रिंसिपल भी बना, और अंत में मैं डायरेक्टर बना। वाह, तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस प्रोसेस से इतना, गुजरा हो। राइट, और लोग बाग अपनी जो हेरिटेज है या एंसेस्टर्स हैं, तो वो उनके फादर डायरेक्टर हैं तो वो भी डायरेक्टर हो गए, कुछ राइट, प्रोसेस। अब जैसे मान लीजिए मेरा बेटा है, तो वो
संस्थान में है तो उस वो टीचर नहीं बना, वो एडमिनिस्ट्रेटर ही बना सीधा। हाँ लेकिन मेरे पिताजी ने जैसे एसपी की ट्रेनिंग होती है राइट, वैसी ट्रेनिंग हुई, तो इसलिए जीरो से लेके आपको हाँ पूरा मैं शून्य से शिखर तक की यात्रा मैंने पूरी की है। ये मेरा एक सिंपल इंट्रोडक्शन है। बाकी मैं एक समाज सेवक हूँ, फिल्म मेकर भी हूँ, मैं पर्यावरणविद भी हूँ, मैं शिक्षाविद भी हूँ, मैं लाफ्टर गुरु भी हूँ, मैं योग गुरु भी हूँ, और एक वक्ता भी हूँ, और व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने वाला कथा व्यास भी हूँ। वाह। तो जब हमारी टीम आप पे रिसर्च कर रही थी तो हमको पता चला कि आपने फिल्म्स भी बनाई है, साथ में आप वर्कआउट भी करते हो सुबह सुबह उठ के, और साथ में आप स्कूल जो है उसको भी मैनेज करते हो। तो इतनी सब चीज़ें आप कैसे कर पाते हो? मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो इंसान अपने समय को प्रबंधन को सीख जाता है, तो द टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे। इफ यू are perfect enough to manage your time, राइट, then definitely you will survive and you will get whatever you want. राइट, तो समय प्रबंधन का मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, there is a one book that is 5 AM club. हाँ राइट, वो 5 AM क्लब जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि सवेरे के 2 घंटे 5 बजे से 7 बजे के बीच में जो आप जो भी काम करते हैं वो इतनी ऊर्जा से भरे होते हैं। और हमारी संस्कृति ये कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठना चाहिए। Right. ब्रह्म मुहूर्त है वो 4 बजे से शुरू हो हाँ जाता है, हाँ हाँ राइट, तो हमको उस बीच उठ जाना चाहिए। तो हमारी जो मस्तिष्क की जो सक्रियता है वो उस समय सबसे पावरफुल होती है, और जो क्रिएटिव थॉट्स और आइडियाज उस समय आते हैं वो कभी नहीं आ सकते। तो सुबह उठिए, तो मैं भी सवेरे जल्दी उठता हूँ, फिर उसके बाद साइकिलिंग करने जाता हूँ, अच्छा। फिर योगा करता हूँ मैं, आके वापस कभी प्राणायाम, किस कभी कभी मैं जब साइकिलिंग को स्किप करता हूँ तो मैं जिम भी कर लेता हूँ। और योगा मैं रस्सियों पे लटक कर, मेरी ठीक है वजन बढ़ा हुआ है लेकिन मैं बॉडी फ्लेक्सिबल इतनी, मैं रस्सियों पे चक्रासन कर लेता हूँ। वाह, तो ये सब फिटनेस के हिस्सा है। एक बार एक्सीडेंटली रस्सी टूट गई तो उस वजह से, मेरी स्लिप डिस्क की वजह से मेरा अच्छा, वजन तब से बढ़ गया, लेकिन मैं फिर भी अभी भी योगा मैं बराबर करता हूँ। तो सवेरे जब पूजा पाठ करने के लिए मैं बैठता हूँ तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो सोचता है कि हमें पूजा पाठ क्यों करनी है, हम तो, हमारी क्वालिफिकेशन है ये, हम सब कर लेंगे। लेकिन जो एक ऊर्जा होती है वो अंत प्रेरणा जो अंदर से जो हमको मोटिवेट करती है, हमको आगे बढ़ाती है, राइट, वो पूजा पाठ से वो ऊर्जा रूपांतरित होती है, वो कॉन्फिडेंस आता है। मैंने मान लीजिए हनुमान चालीसा पढ़ी तो मुझे ये लगता है कि हनुमान जी मेरा साथ देंगे, और जब वो मेरे अंदर का वो कॉन्फिडेंस कि मेरा हनुमान जी साथ देंगे, मैं उस काम को दुगनी गति से करता हूँ और वो काम सफल हो जाता है। राइट, तो वो दैट इज कॉल्ड अंतर प्रेरणा, है ना। और वो अंतर प्रेरणा अगर मान लो हनुमान जी से मिलती है, गणेश जी से मिलती है, या माता जी से मिलती है, तो आपको किसी न किसी रूप में स्थापित तो करना होगा। आपके पिताजी का चित्र लगाते हैं, जिनके पिताजी चले गए, हाँ तो पिताजी का फोटो देख के आपको प्रेरणा मिलती है। राइट, हाँ, इनके तो जैसा जब करना जब जब आपको पिताजी से प्रेरणा फोटो से मिल सकती है, तो हनुमान जी के चित्र से, माता जी के चित्र से गणेश जी क्यों नहीं मिल सकती। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो पढ़े लिखे उनको अपने स्वयं को जानने के लिए अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, और वो मैं जुड़ता हूँ। उसके बाद मेरा जो क्रम शुरू होता है, मैं सामान्यतः चाय सवेरे नहीं पीता, लोग बेड टी पीते हैं, दैट इज वेरी बैड। राइट, किसी को बेड टी नहीं पीनी चाहिए। सवेरे में काढ़े लेता हूँ, नीम गिलोय का काढ़ा है, फिर उसके बाद लौकी का जूस है, ओह और नीम की पत्तियां खाता हूँ, और एलोवेरा लेता हूँ, और उसके बाद में जो नॉर्मल मेरी पूजा समाप्त होने के करीब 9:30 पौने 10 बजे फिर मैं एक कप चाय पीता हूँ, वो भी शहद डाल के, उसमें शुगर नहीं लेता मैं, या गुड़ डाल के मैं चाय पीता हूँ प्लेट में। अच्छा, और कोई आके देखे तो कि ये गांव की स्थिति क्या, हाँ मैं प्लेट में चाय पीता हूँ, और वो मुझे संतोष देता है। बस वो एक चाय दिन में पीता हूँ, बाकी मैं चाय नहीं पीता हूँ। अच्छा, और
उसके बाद नाश्ते के साथ फिर दिनचर्या जो स्कूल की कार्यक्रम है, हाँ। स्कूलों में फिर मॉर्निंग असेंबली में मुझे एड्रेस करना होता है, ये सब काम चलता है। तो आप डायरेक्टर है आलोक संस्थान के, तो जो टर्म आलोक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अब बहुत अच्छा प्रश्न किया। आलोक का लोग कई बार समझते हैं कि मुझे कई बार लोग जो जल्दी जल्दी में आलोक जी बोल देते हैं। हाँ हाँ हाँ। वैसे आलोक और प्रदीप का मतलब एक ही होता है। अच्छा। आलोक का मतलब भी प्रकाश है और प्रदीप का मतलब भी प्रकाश है। तो आलोक का मतलब है लाइट विद इन। अच्छा। अब आलोक और प्रकाश में बेसिक अंतर ये, प्रकाश बाहरी भी हो सकता है। हाँ, सूरज से जो होता है हाँ, प्रकाश, राइट। लेकिन आलोक जो है ना, वो अंदर के प्रकाश से जो अपन ऑरा बोलते हैं, एनलाइटमेंट जो होता है। या उसको आप कहेंगे कि आपका व्यक्तित्व बोले, हाँ, तो वो अंदर से जो प्रकाश निकल रहा है वो आलोक। आलोक को। और जो प्रथम रश्मि सूर्य की जो निकलती है, जो थोड़ी सी लालिमा लिए होती है, वह भी आलोक है। अब आलोक नाम इसलिए रखा कि अंदर के प्रकाश को जगाना है, तो हमने एक शब्द यूज किया, मेरे पिताजी ने सोचा होगा, उसमें एक शब्द दिया, आत्मदीपो भव। अच्छा। आलोक कैसे आएगा? हाँ। तब आएगा जब आत्मदीपो भव होगा। आत्मदीपो भव का मतलब है अपनी आत्मा को दीपक के रूप में जलाइए, वाओ। अपने अंदर के प्रकाश को फैलाइए, लाइए। तो आलोक निखरेगा। अरे वाह। अब फिर ये प्रश्न आता है, ये आत्मदीपो भव शब्द कहां से आया? हाँ। तो वो शब्द आया गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध जब डेथ बेड पर थे, तो आनंद मित्र रोने लगा कि भंते हम क्या करेंगे, आप तो जा रहे, अब हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? हाँ। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें खुद खोज रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें चिंता है तो मैं कल जवाब दूंगा। अच्छा। कल मुझे लगता है कल मेरा अंतिम दिन है। सिद्ध पुरुष थे तो पता चल गया था, रोने लगे सब, आनंद मैत्रेय सभी सभी जितने शिष्य थे, कि आज मैं तुम्हें अंतिम सूत्र देता हूं, अब तुम्हें कौन प्रकाश देगा? तो उन्होंने कहा, अपदीपो भव, यानी अपनी आत्मा को दीपक बनाओ। किसी और के प्रकाश से तुम प्रकाशित नहीं होंगे, अपने अंदर के प्रकाश से तुम प्रकाशित होगे। तो उसी बात को हमने आलोक संस्थान में लिया, आत्मदीपो भव। जब आत्मदीपो भव हो जाता है तो प्रकाश फैलने लगता है आलोक बनकर, और अपने आलोक से दूसरे लोग भी आलोकित हो सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये आलोक शब्द है, इसलिए आत्मदीपो भव। आपने काफी बढ़िया जो आलोक का अर्थ है वो समझाया। अब मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा बताएं कि आपकी स्कूल में ऐसा क्या है जो बाकी स्कूलों से अलग करता है? मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा किसी स्कूल से कंपटीशन नहीं है। समाज को शिक्षा देने का काम सभी मिलकर ही कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई एक इंस्टीट्यूट पूरे समाज का ठेका नहीं ले सकती। लेकिन आलोक इस दिशा में शिक्षा का जो दर्शन है, वो दर्शन हमने आलोक के दर्शन के रूप में स्थापित किया है। अच्छा। और वो दर्शन है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। जब तक व्यक्ति का निर्माण हम नहीं करेंगे, तो हम सोचे कि लोग तो भले ही अच्छे ना हो, लेकिन देश अच्छा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल। तो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की सोच तभी सफल होगी जब व्यक्ति संस्कारित होगा। आज डॉक्टर तो बना रहे हैं, बहुत से स्कूल बना रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे स्कूल के डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर में अंतर ये है कि हम वो संस्कारित डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, पहले अच्छा इंसान बना रहे हैं उसको। हाँ। अगर पहला इंसान अच्छा नहीं है तो वो अच्छा डॉक्टर कभी नहीं बनेगा। बिल्कुल। वो डॉक्टर तो बन जाएगा, फिर वो जेब काटेगा, लोगों के ऑपरेशन में लूटेगा, वो करेगा, है ना। वो अच्छा इंजीनियर टेक्निकली बन जाएगा, लेकिन अच्छा इंसान नहीं है तो वो भ्रष्टाचार करेगा। दुनिया भर के जो बातें हम देख रहे हैं, कई बार बड़े बड़े अफसर जो बन जाते हैं और वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और फिर वो पकड़ में आते हैं। हाँ। तो हमारे आलोक के बच्चे, कम से कम मेरे नॉलेज में आज दिन तक कोई भी ऐसा, इन 55 सालों के इतिहास में हमारे आलोक का कोई बच्चा किसी भ्रष्टाचार के केस में आज दिन तक कभी नहीं पकड़ा। वो भली बड़े बड़े पदों पर है। आज हमारे हजारों की संख्या में डॉक्टर हैं, हजारों की संख्या में इंजीनियर हैं, चार्टर अकाउंटेंट है, आईएएस है।
इतने इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। मैं सोचता हूं कि आलोक इसलिए भी डिफरेंट है कि हम समाज को संस्कृति से जोड़ते हुए, संस्कारों का निर्माण करते हुए, व्यक्ति के जीवन का निर्माण कर राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसलिए आलोक इन सब स्कूलों से अलग है। सो आप स्कूल एजुकेशन से हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई पेरेंट्स आके आपको बोला हो कि मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, या स्कूल जो है वो बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहा, तो आप इस टाइप की जो सिचुएशन होती है उसको कैसे टैकल करते हैं? ऐसे तो रोज ही आते हैं, हाँ। एक दिन नहीं, रोज ही आते हैं। और हर एक बच्चे के माँ बाप को ये लगता है कि मेरा बच्चा तो होनहार है हाँ, मेरा तो बेस्ट है। हाँ। और स्कूल में कोई गड़बड़ है। हाँ। और होता भी यही है कि बच्चे अपने घरों में अपनी कमियों को छुपाने के लिए स्कूल को, स्कूल की जो नेगेटिव बात है वो प्रोजेक्ट करते रहते हैं। तो पेरेंट्स के मन में एक अवधारणा गलत बन जाती है। हाँ। तो हमारे यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो बच्चों के घरों पे अनिवार्यतः जाना होता है उनको। अच्छा, कोई स्कूल नहीं करता है। नॉर्मल जो पेरेंट्स टीचर हाँ, मीट होती है उसके जगह हाँ। टीचर्स जाते हैं। हमारे पेरेंट्स जो है वो घरों पे रहते हैं और हमारे टीचर उनसे मिलने जाते अरे वाह। हैं। तो समस्या का समाधान वहीं हो जाता है हाँ। जब वो 1 to 1 टॉक होती है, पर्सनल टच होता है। राइट। तो एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग। मैं कभी कभी कुछ स्कूलों को देखता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो लगेगा कि पब्लिक पोर्टल पे ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई सो कॉल्ड बड़े हाईफाई स्कूल्स हैं, वो क्या एक एक आयरन कर्टेन रखते हैं, डिस्टेंस बना के चलते हैं। हाँ। और वो सोचते हैं नहीं आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, हाँ। हाँ। आप बिना परमिशन कैसे आ गए, राइट। आप डायरेक्ट प्रिंसिपल से नहीं मिल सकते, राइट। टीचर से मिलना है तो भी टाइम लेना पड़ेगा। हाँ। हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। किसके लिए? स्कूल समाज के लिए। और समाज का व्यक्ति जब आकर आपसे मिल रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, वो अपनी समस्या कह रहा है, तो आप किसके लिए बैठे हो? हाँ। तो मैं तो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबको समान मानते हुए, ये यूनिफॉर्म क्यों पहनता है बच्चा स्कूल, पता है आपको? इसलिए पहनता है कि सब लोग समान दिखें, समान दिखे। राइट। कोई अपने वैभव का प्रदर्शन करने ना आ सके। राइट। तो ये हम करते हैं कि उस पेरेंट्स की समस्या को सुनते हैं, समझते हैं, मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो समस्या है उसका निराकरण करते हैं। आज एक टीचर को वन टीचर शुड बी ए गुड साइकियाट्रिस्ट आल्सो, she should be psychologist also। राइट। बच्चे का अगर दिमाग नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या? वो he should not be a teacher only। राइट। ये बातें इसलिए मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा, और आलोक मल्टी डायमेंशनल है। और यही वजह है कि हम ऐसी समस्या को, कई बार फनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही है तो बच्चा वो आके फिर गलत ढंग से इंटरप्रेट करता है, उन समस्याओं को भी हम देखते हैं। मैं तो आलोक में एक बात कहता हूँ कि हम समाज को संस्कारित करने का काम कर रहे हैं। यानी हमारी जो संस्कृति और संस्कारों की जो पाठशाला है वो केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बच्चों के माध्यम से वो बात अभिभावकों तक जा रही है और अभिभावकों के माध्यम से समाज तक जा रही है। यानी वी आर एजुकेटिंग मासेस ऑल्सो थ्रू द स्कूल। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए आपने एक छोटी सी समस्या बताई, मैंने तो बड़ी बता दी। और कैसे एजुकेट कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आपके उसमें क्वेश्चन में पता नहीं आप उसको रेस करो ना करो, लेकिन मैं बता देता हूं कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भारतीय नववर्ष को स्थापित करने का काम यदि किसी एक संस्था ने किया है भारतीय नववर्ष को, तो वो आलोक संस्थान ने 40 वर्ष पहले जब नववर्ष की शुरुआत करी थी मेरे पिताजी ने, और मैं उसका राष्ट्रीय सचिव हूं। उस कार्यक्रम को आज हमने उदयपुर की जमीन से उठाकर पूरे राजस्थान नहीं, भारतवर्ष में नहीं, विश्व में फैला दिया। और मुझे गर्व कहते हुए आज इस पोर्टल के माध्यम से कि जो एक काम आलोक संस्थान ने नववर्ष समारोह समिति के माध्यम से उठाया, चित्र शुक्ला एकम को नववर्ष मनाने का, अब पूरे विश्व में मनने लगा है, और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि में गिना जाना चाहिए। सो जो आपका जो आलोक स्कूल है उससे कोई ऐसा नोटेबल एलुमिनाई या कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी हो तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में मैं बोलूं तो शायद घंटों लग जाए, लेकिन एक मुझे
एक प्रसंग याद आता है, हमारा हॉस्टल का एक बच्चा अनुज भटनागर, अच्छा। वो मेजर है और आर्मी मेडिकल उसमें है। तो वो जब करगिल पे था, तो वो करगिल पर वो उसको 72 आवर्स तक उसको काम करना पड़ा। अच्छा। घायल सैनिक आ रहे थे तो धनाधन वो, तो हमने उससे मतलब जब उसको हमने आलोक रत्न अवार्ड दिया तो हमने उससे पूछा कि तुमने ये कैसे किया? तो उसने कहा कि सर मैं मॉर्निंग असेंबली में जो गीता के श्लोक बोलता आलोक में, हाँ। वो गीता के श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वो गीता के श्लोक मुझे प्रेरणा भरते रहे। और मैं 72 घंटे तक, चूंकि हॉस्टल में पड़ा हूं, मैं दौड़ता था, योगा करता था और ये सब करता था, तो मुझे हॉस्टल लाइफ की टफनेस और प्रार्थना सभा में बोले गए वो गीता के श्लोक मुझ में इतनी प्रेरणा भर गए कि मैं करगिल के युद्ध के समय 72 घंटे लगातार काम कर सका। तो मुझे वो बात याद आती कि हमारे संस्कार जो बीज के रूप में हमने उन बच्चों में डाले, वो वहां दिख गए। दूसरा एक बच्चा मुझे ध्यान आता, अतिराग चपलोद आईएएस बन गया। अच्छा। वो दिखने में छोटा सा, हॉस्टल में पढ़ता था, चुलबुला बच्चा, बदमाश भी था, फतेहनगर से आया। तो उस अतिराग को जब मैंने देखा, अरे ये तो आईएएस हो गया, तो उससे पूछा तो उसने खुद ये बोला कि सर मेरे आईएएस बनने में मेरी हॉस्टल लाइफ इतनी काम आई, क्योंकि मेरा डिसिप्लिन मामला था। जो डिसिप्लिन यहाँ सीखा, जल्दी उठना, हाँ, राइट। मजबूरी है, नहीं उठोगे तो खींचातानी होगी, हाँ, सजा मिलेगी, राइट। है ना? डंडे तो भले ही नहीं मार सकते, लेकिन स्ट्रिक्टनेस तो थी। हाँ। तो वो जो दिनचर्या थी उसकी जीवन में काम आई, और वो लड़का आज उस बात को एक्नॉलेज करता है कि सर आलोक के हॉस्टल में बैठकर जो मैंने सीखा, उसमें आईएएस की परीक्षा पास करने में मुझे बहुत मेरी भूमिका रही। ऐसा एक और बच्चा जो हमारा सुनील थानवी, वो बहुत अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है। एक कपिल कुमार भी हमारा बहुत अच्छा, ऑल इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट में से एक है। ऐसे अनेक स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में हम कई, कोई फिल्म सीरियल में आ रहे हैं, कोई लोग इंटरनेशनल जो ट्रूप्स हैं उनमें जुड़ गए हैं। अच्छा। एक हमारा बच्चा है जो पारासर, वो 80 देशों के ऐसे एनवायरनमेंट के जो इश्यूज रहते हैं, वो वहाँ के टॉप लीडर्स को, प्राइम मिनिस्टर को वो रिपोर्ट करता है और उनको वो कंसल्टेंसी देता है। ऐसे अनेक बच्चे हैं। अभी उदयपुर के सीईओ जो स्मार्ट सिटी के, प्रदीप सांगवान, आलोक की प्रोडक्ट है। अच्छा। तो ऐसे अनेक लोग हैं, कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके बारे में मैं सोचूं तो कभी कभी मुझे लगता है कि लिस्ट बनाए तो ऐसे 200-400 बच्चों की लिस्ट राइट। बन के निकल सकती है। और मेरे हिसाब से तो सभी बच्चे अच्छे हैं, लेकिन कुछ बड़े पदों पर चले गए और कुछ इतने अच्छे बिजनेसमैन हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए कि वो अपने पूरा एम्पायर खुद संभाल रहे हैं। एक हमारा बच्चा है जो बच्चा नहीं बोलूँगा, मेरे से भी बड़े हैं, वो तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर डिफेंस अच्छा। सुनील पुरी गोस्वामी। ये हमारे लिए, मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए गर्व की बात है। आलोक का निकला हुआ एक विद्यार्थी और डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर डिफेंस तक के पद पर पहुंचा, और अभी शायद कुछ 1 महीने बाद उनका रिटायरमेंट है। तो वो मेरे से बड़े हैं, मेरी सिस्टर के साथ पढ़े हुए उस समय। अच्छा। और ऐसे ही हमारा एक बच्चा जिसको अभी आर्मी में यशोवर्धन सिंह भाटी, उसको अभी भारत सरकार ने 2 पदक, सेना पदक से सम्मानित किया है। एक हमारे ब्रिगेडियर रहे दीपक शर्मा, अच्छा। और वो नदर्न कमांड के उन्होंने पूरा उस जो ईस्टर्न विंग था उसका, असम और उस मेघालय क्षेत्र का, उसमें पूरी अपनी ब्रिगेडियर के नाते उसमें भी उन्होंने काम किया। ऐसे अनेक स्टूडेंट्स हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट जो समाज में दिख रही है, हाँ, वही हमारे लिए गर्व की बात है। क्या बात है। सो अब हम करेंगे हमारा सबसे लेजेंडरी इवेंट, दैट इज रैपिड फायर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम अ पर्सन यू कंसिडर टू बी अ हीरो एंड व्हाई। My father, Shamlal Ji Komawat, is a hero for me, and throughout the year I have seen him as my hero, because he was the person who retained, I mean, his patience even in turmoil situation.
ओ तो विपरीत परिस्थिति में भी जो व्यक्ति बुलंदी की तरह खड़ा रहता है, तो वो मेरे लिए प्रेरणा भी है, वो मेरे लिए हीरो भी है। बाकी अ, दूसरे हीरो के रूप में अगर कोई जहाँ से प्रेरणा मिलती है, वो 2 लोग हैं, एक तो विवेकानंद है और एक हनुमान जी हैं। अरे वाह। दोनों से भी मैं प्रेरणा लेता हूँ। विवेकानंद से ये प्रेरणा कि युवा शक्ति के साथ चलो और आगे बढ़ो, और हनुमान जी से ये कैसी भी परिस्थिति हो संघर्ष करो और रिजल्ट निकाल के दो। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई सुपर पावर हो तो वो कौन सी होनी चाहिए? मेरे पास अगर कोई सुपर पावर हो तो वो ये होनी चाहिए कि मैं जितने भी बेचारे बीमार लोग हैं उनको मैं छूऊं और वो सबका इलाज हो जाए। ऐसी सुपर पावर अगर ईश्वर मुझे प्रदान कर दे तो मैं पीड़ित मानवता की सेवा करना चाहूंगा। मेरे लिए वही सबसे बड़ी पावर होगी। नेक्स्ट है, आपका सबसे पसंदीदा काम क्या है? मुझे बहुत सारे काम पसंद है, मतलब लेकिन एक वो होता है ना कि इसके बिना तो मैं नहीं रह सकता, वैसा? हाँ, वो मेरा सबसे पसंदीदा काम जो वो है संगीत सुनना और जंगलों में घूमना, पर्वत, पहाड़, ठीक है। नदियों, प्रकृति के बीच में रहना। इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। इसलिए मानसून के दिनों में हर संडे में तो अपनी गाड़ी लेके और मानसून में उन जगहों पर घूमने निकल जाता हूँ। आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो? मैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो समझता हूँ कि सबसे पहले इंसान के मित्र होने चाहिए, हाँ। और दूसरा ये है कि आपको संगीत अगर आपके पास है, म्यूजिक आपके पास है, तो म्यूजिक से बड़ी डिस्ट्रेसिंग पिल्स कोई हो नहीं सकती। हाँ। तो मैं संगीत सुनता हूँ और उस समय अपने आप उस तनाव को दूर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास तो वही एक मात्र साधन है। नेक्स्ट है, सबसे लेजेंडरी क्वेश्चन है ये हमारा। यू हैव अ डिनर पार्टी विथ एनी 4 पीपल अराउंड द वर्ल्ड, whom will you invite? कोई भी 4 होने चाहिए और वो जीवित होने चाहिए। 4 जीवित होने चाहिए, उनमें से तो निश्चित रूप से मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ डिनर करना पसंद करूंगा। दूसरा एक लेजेंडरी महानायक अमिताभ बच्चन के साथ करना पसंद करूंगा। और बाकी 2 लोगों में से एक तो जो सदगुरु हैं, हाँ। वो मिट्टी के लिए बहुत अच्छा राइट। पर्यावरण और मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनके साथ जरूर बैठकर उनके चरणों में ही भोजन करना चाहूँगा। और मेरे हिसाब से जो इस पूरे जगत में आध्यात्म को फैला रहे हैं, ऐसे वैसे तो अनेक संत हैं, लेकिन अवधेशानंद जी को मैं बहुत अपने दिल के नज़दीक मानता हूँ, क्योंकि वो सत्यमित्रानंद जी के शिष्य रहे हैं और सत्यमित्रानंद जी हमारे गुरुदेव रहे हैं। तो मैं ऐसे 4 लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जी, अमिताभ बच्चन, अवधेशानंद जी और सदगुरु, ये 4 लोग हैं जिनके साथ मैं डिनर करना पसंद करूंगा। सो अभी जो आपने रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 1000 लाफ्टर योगा वाला, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति बहुत तनावग्रस्त है इन दिनों में। हाँ। हर एक के पास बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसलिए बहुत लोग आत्महत्या कर ले। युवा विशेष रूप से, रिजल्ट खराब आया आत्महत्या कर लो, नौकरी नहीं मिली आत्महत्या कर लो। तो मुझे ये प्रेरणा मिली कि इस स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, इनको कम करने के लिए मदन कटारिया जी ने एक लाफ्टर योग का प्रयोग शुरू किया था। अच्छा। मैं उनसे मिला भी था। मैंने फिर इसको थोड़ा कन्वर्ट किया मेडला में, मेडिटेशन प्लस लाफ्टर। ओके। तो जब हम सोच रहे होते हैं तो हम सोच ही रहे होते हैं, हाँ। लेकिन जब हम हंस रहे होते हैं तो हंसते वक्त हम विचार नहीं कर सकते। हाँ। या तो विचार करोगे हाँ तो या हंसोगे, या हंसोगे तो नेचुरली वो विचार टूट जाएगा। राइट। तो जो इन विचारों की तंद्रा टूटी और आपका मेडिटेशन हो गया। इसलिए मैंने इसका नाम दिया मेडिटेशन प्लस लाफ्टर। इफ यू लाफ you can meditate definitely, राइट। but if you sit idle हाँ। and concentrate on any point, the thought process is going on, you cannot meditate,
because you are sitting, हाँ. maybe your eyes are closed, but the thought process which is going on will kill you again. So to remove that kind of thought process, I started laughter. And then after laughter, I said, now you sit and meditate. Then at that time the real meditation occurs. This is मेडला. तो मैंने ये मेडला का जो प्रयोग किया, उसमें फिर मैं हर संडे को गुलाब बाग, अलग अलग जगहों पर, अच्छा. कई सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों के बीच में, ऐसे लाखों लोगों के बीच हमने इसको लाफ्टर को किया, अच्छा. मेडला को, और मैंने कई सारे प्रयोग बनाए भी. तो एक दिन मनोज जी से मुलाकात हो गई. मनोज आंचलिया जी हैं उदयपुर में, वो हमारे अच्छे मित्र. तो उन्होंने ऐसे ही बोला, आप इतने प्रयोग करते हो तो क्यों नहीं इसको आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं. मैंने कहा हमको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं. वो कहा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपके तैयार है प्रयोग. मैंने कहा तैयार तो है, मैं फांकालोजी नहीं करता, मैं प्रयोग तैयार है. तो 1000 प्रयोगों को जब मैंने खुद किया और उसको लिस्ट बनाया, मुझे 6, 7, 8 महीने लगे बनाए कि ये वास्तव में लाफ्टर है भी कि नहीं. जैसे मैं मान लो मैं सबसे पहले तो मैं वो बताता हूँ कि मैंने वो 1000 योग का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसमें 40-45 अवार्ड तो अब तक आ चुके हैं. अच्छा. और ये वो किताब है, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की वो बुक है जिसमें मैंने सारे रिकॉर्ड्स को, जो लोग 1000 आपने प्रयोग किए कि नहीं किए, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वो 1015 प्रयोग लाफ्टर के यहाँ पर वाह. लिखे हुए हैं. ये अपने आप में प्रमाण है इस बात का. और इसी प्रमाण को, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो फोटोग्राफ है. अच्छा. ये फोटोग्राफ उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड का है. और ये सारे जो लाफ्टर हैं, जैसे ये गुलाब बाग का एक दृश्य है, और भी इन दिनों जो अभी हाल ही में मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ये मेरे बालों से आपको पता पड़ेगा कि ये इसी दिन का ये फोटोग्राफ है. और ये वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला इवेंट है. तो ये हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है. वर्ल्ड रिकॉर्ड से कुछ नहीं होता. लोगों को, अगर आप जैसे कुछ प्रयोग करते हैं, वैसे मैं कुछ प्रयोग आपको करके दिखाता हूँ. अब जैसे मान लीजिए अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई तनाव वाली बात हुई, हाँ. और आपने मेरे को थोड़ा सा इरिटेट कर दिया, तो मैं इरिटेट होने की बजाय मैं हंसूं कि अरे आपके पास एक पैसे है क्या? नहीं यार मेरे पास, अब मैं तो जेब में पैसे रखता ही नहीं. ये भी हो सकता है. हाँ. और मैं बोलूं नो आई डोंट कीप मनी, आई डोंट हैव नो मनी. तो हंस के आपने किसी बात को बोला. राइट. अब जैसे मैंने लोगों को कहा कि आपका एक मंत्र देता हूं मैं आपको, वो मंत्र ये कि आप दुनिया की सारी समस्याओं से दूर हो जाएंगे. लेट्स स्टार्ट द मंत्र. ये हो हा हो द प्रॉब्लम गोन. हो हा से स्टार्ट करते हुए प्रॉब्लम चली गई. राइट. तो जीवन में हम छोटी छोटी बातों पे गांठ बांध लेते हैं. इसने मेरे लाइक नहीं क्यों किया, इसने मेरे को ऐसी गंदी स्माइली क्यों भेज दी. आजकल तो सारा जीवन का मोबाइल बेस्ड हो गया राइट. है ना. स्मार्टफोन ने आदमी को इतना भोंदू बना दिया है कि सारी स्मार्टनेस उसने ले ली है. तो नेटवर्क नहीं है, और नेटवर्क नहीं आ रहा, इतनी टेंशन. टेंशन. हाँ. तो हमने उसको लाफ्टर में कन्वर्ट किया. नो नेटवर्क. नो नेटवर्क. फोन कट गया. नो नेट. हंस के भी तो डाल सकते, राइट. है ना. रो के क्यों करना. हाँ. ग्लास फूट गया, बच्चों को मैं कहता हूँ, बच्चों तुम ग्लास फूट गया, ओ मम्मी ग्लास फूट गया, ऐसे नहीं बोलना है. आइंदा से फूट जाए, फूट तो गया है, हाँ, अब उसको कुछ नहीं हो सकते, सकता. राइट. तो उसको बोलो मम्मी ग्लास फूट गया, और फिर भाग जाओ, बोलिए मम्मी पीछे दौड़ गया. दिस इज व्हाट वी वांट, दैट देयर शुड बी, आई मीन in relationship we should not have any boundaries as such. We should not have any barricading as such. We should not have any kind of barriers in relationship. And laughter is the only way
laughter is the only universal language which anyone can understand. राइट वो कोई सी भी भाषा हो, हिब्रू होग, फ्रेंच होग, अमेरिकन होग, सिंधी होग, आप स्माइल उर्दू, दोगे तो बस किसी को भी समझ में बस आएगा। हंस दिया आपने। तो वो जो ये जो थे ना, इनका क्या नाम है पता है तुम्हें? पता लाफिंग है? बुद्धा। लाफिंग बुद्धा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हसीन हसीन मिंग। ओह इनका नाम है हसीन हसीन मिंग। ये और गौतम बुद्ध मिले अच्छा तो लोगों ने कहा कि आप ये जा मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बातें होंगी, क्योंकि गौतम बुद्ध तो भाषण देते हैं। वो दोनों मिले, पहले एक दूसरे को मुस्कुराए, ऐसे जैसे मुस्कुराइए आप भी। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराने के बाद हंसे। उन्होंने ये क्या, उन्होंने भी ये क्या। फिर दोनों ने हाथ ऊपर किया और फिर हाथ हिला दिया। हो गया। दिस वॉज द कन्वर्सेशन बिटवीन गौतम बुद्धा एंड हसीन हसीन मिंग, विच वी कॉल लाफिंग बुद्धा। हाँ सो द लाफिंग इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। और जो व्यक्ति हंसना जानता है ना, वो व्यक्ति जीवन में कहीं भी किसी भी भीड़ में मुस्कुराता हो घुस जाएगा। उसको कोई, मैं नहीं समझता कि कोई उसको टोकेगा रोकेगा। मुस्कान फेंकिए, आगे बढ़ जाइए, यही जीवन का सूत्र है। बच्चे दूध पीते नहीं पीते, घर में दूध ठंडा कर रहे हैं, तो बच्चों को मैं सिखाता हूँ। ये हमारे बच्चों का एक स्टैंडर्ड वो है, अच्छा ये आ अब आपको नहीं पीना है तो ये है ना। अब और रिमोट चलाते हैं हम, रिमोट यूं टेंशन में यूं। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि तुम इसको भी लाफ्टर में कन्वर्ट कर दो। ये मनोज जी ने मेरे को कहा, यार आप ऐसे 1000 लाफ्टर कैसे हो? मैंने कहा हर चीज लाफ्टर है। हाँ जैसे रिमोट पकड़ा आपने, ये अंगूठा जो नीचे रोकना हंसी को, तो in that way one exercise is going on. The medulla I developed, that is not only a comedy show, that is not a comedy show, that is scientifically proved that when you take yoga as an exercise, you take 2500 residuals of oxygen in 1 hour. But when you do laughter yoga, you take 2500 residuals oxygen within 15 minutes, because हम लंग पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, हंस रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपको हंसना है, शुरू करिए, सांस लीजिए, फिर हंसिए। तो मैं जब हंसा तो मेरी पूरी बॉडी के अंदर वो लंग्स ने जितनी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी बाहर निकाल दी, और फिर मेरे जो इनटेक हुई तो फेफड़ों की पावर बढ़ी। तो जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो हाइपरटेंशन हैं, ब्लड प्रेशर्स है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, और लंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने की बात है, ये सब बेनिफिट्स लाफ्टर योगा से हैं। इसलिए दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड इज नॉट फॉर द लाफ्टर योगा, दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड इज फॉर यूनिवर्सल पीस। इसलिए मैंने कहा है कि हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वर्ल्ड पीस। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो चाहता हूं मुझे नोबेल प्राइज मिले। क्यों? क्योंकि मैं हंसाता हंसाता सारी दुनिया का टूर करूंगा तो दुनिया में शांति आएगी। मुझे पाकिस्तान भेजो, मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ। मैं जाऊंगा और वहां लाफ्टर योगा कराऊंगा, तो उनको सिखाऊंगा कि तुम गोली मारने से कुछ नहीं होगा, हंसने से होगा। राइट भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में मिले और हंसे, तो वो सीमा पर जाकर उनको जोश भर के और वो बंदूक तान वाले गाने मत सिखाइए, उनको हंसना सिखाइए। एक दूसरे को हंसेंगे तो जो गोलियों से रो रहे हैं ना, वो रोना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं तो जहाँ जाता हूँ, मैं हिमाचल में शिमला में गया, वहाँ भी मैंने ये काम किया। मैं सरकारी स्कूलों में या जहाँ मुझे भाषण देने बुलाते हैं, तो मैं भाषण तो बढ़िया दे देता हूँ, लेकिन लास्ट में उनको हंसा के आता हूँ। तो वो जो मेरा भाषण है वो तो याद करें ना करें, लेकिन मेरा हंसने का जो क्रम है वो याद रखते हैं। तो मैं सरकारी स्कूलों में जाके कहता हूँ, कारे छोरा हाँ मार मने जानो कि हाँ माँ जाना आप हंसा वाला मार साहब हो। तो ये जो बात है मेरे लिए, मैं समझता हूँ हंसाने वाले को दुनिया याद करती है, रुलाने वाले को कभी याद नहीं करती। इसलिए हंसाइए, हंसाते रहिए, हंसते रहिए, यही मेरा सबको संदेश है।
आपकी बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं, अकम्पलिशमेंट्स हैं, तो कुछ बताइए जो मतलब एकदम ऐसे टॉप वाले हों कोई। लोग मुझे कहते हैं कि आप मल्टी डायमेंशनल हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ मैं हूँ, और हर मनुष्य को होना चाहिए। हम जब पैदा हुए तो हमारे पास ईश्वर ने इतनी शक्ति दी, हम हमारे दिमाग का 8% काम में लेते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं मेरे दिमाग का 50% तो काम में ले ही रहा हूँ। अच्छा। इसलिए मैं 475 पेंटिंग्स बना चुका हूँ ओह! और 20 क्या से बात है! ज्यादा किताबें मैं लिख चुका हूँ, वाओ! और कम से कम 200 से ज्यादा कविताएं लिख चुका हूँ। इससे परे मैं व्यासपीठ पे बैठकर मैंने मेरे बच्चों को राम कथा सुनाई है। शायद भारतवर्ष का, पूरे विश्व का पहला स्कूल होगा आलोक, जिसका डायरेक्टर व्यासपीठ पे बैठकर राम कथा करता है 9 दिन तक, और बच्चे सुनते हैं लगातार। लगातार। इसलिए आलोक बिल्कुल, वो एक प्रश्न जो था आलोक कैसे भिन्न है, तो ये भिन्नता का एक बड़ा उदाहरण राम कथा है। मैं प्रति बुधवार को बच्चों को संस्कार ध्यान सभा के माध्यम से मेडिटेशन कराता हूँ। अच्छा। तो ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं खुद साइकिल चलाता हूँ, तो साइकिल को प्रमोट करने में मैंने उदयपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छा। और जब बात आती है कि लोगों तक मैसेज कैसे जाए, तो मैंने शुरुआत करी थी पोलियो से एक फिल्म की। अच्छा। वैसे शुरू करी मैंने हम तुमसे पॉलिथीन, मिस्टर पॉलिथीन हम तुमसे डरते हैं। अच्छा। पॉलिथीन का एक बहुत बड़ा अभियान मैंने 30 साल पहले शुरू किया था। उस अभियान को मैंने लगातार चलाया, और मेरे वजह से राजस्थान सरकार ने 18 माइक्रोन से कम पॉलीथीन को बैन भी किया था। तो माननीय उस समय भी यही मुख्यमंत्री थे, अशोक जी गहलोत। और फिर मैंने एक फिल्म बनाई, मिस्टर पॉलीथीन हम तुमसे डरते हैं। टेक्निकली पुअर थी, लेकिन स्टोरी वाइज बड़ी जोरदार थी। अच्छा। तो वहां से मुझे आइडिया लगा कि ये जो मीडिया है बड़ा इम्पोर्टेंट है, हाँ। ये बड़ा कैची है। तो लोगों ने मेरी मजाक भी बनाई, मेरे घर वालों ने विरोध किया, तुम स्कूल चलाओगे या फिल्में बनाओगे। ये कोई मतलब निंदा भी करी कुछ लोगों ने। लेकिन मैंने फिर मैंने कहा अच्छा ये एजुकेशन से जोड़ना चाह रहे, तो मैंने एजुकेशन की एक फिल्म उठाई, तीर्थ। अच्छा। 10th क्लास के सिलेबस की स्टोरी को ही उठाया, अच्छा। और वो मैंने फिल्म बनाई, और वो सुपर हिट हुई। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो चाणक्य बने हैं, वो स्वयं आए थे और उन्होंने वो फिल्म देखी, और वो शिल्पग्राम में हमने उसको रिलीज की, अच्छा। और बहुत अच्छी लगी लोगों को। तो मुझे लगा कि मेरे में ये जॉनर है, ये मेरी जीनियसनेस का। डायरेक्टर है हाँ, आपके अंदर। मैंने कहा कि इसको मैं आगे काम में लेता हूँ। हाँ। फिर मैंने बीच में बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, घबरी पर भी मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, अच्छा। और छोटी छोटी बच्चों के लिए बहुत सारी फिल्म बनाई। फिर रोटरी का जब मेरे फादर प्रेसिडेंट बने, तो वो पोलियो पर उन्होंने कहा कि कुछ करो, तो पोलियो पर फिर मैंने 2 बूंद जीवन फिल्म बनाई, अच्छा। और बहुत सुपर डुपर हिट रही। पूरे वर्ल्ड वाइड एप्रिसिएशन मिला उसको। उसके गाने आज भी हिट हैं। ये कल कल छल छल बहती, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात में बोला था, वो गाना हमारी फिल्म में है। ये कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया ये पुण्य प्रवाह हमारा। तो वो भी हमने उस फिल्म में किया। फिर मेरे मामा जी महाराणा प्रताप के स्मारक समिति के अध्यक्ष रहे। उन्होंने उस चावंड की भूमि को विकसित करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रदीप क्यों नहीं तुम इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। तो डॉक्यूमेंट्री से हमने शुरू किया, लेकिन बनते बनते वो डॉक्यूमेंट्री की वजह फीचर फिल्म बन गई। अच्छा। 5 साल लगे हमको, 5 साल। लेकिन इतनी बढ़िया फिल्म बनी, ऑथेंटिक बनी। जगजीत सिंह जी ने उस फिल्म को उसमें गाना दिया, और फिर हमने बहुत बड़ा प्रीमियर भी किया। अब वो MX प्लेयर पर हमारी फिल्म अवेलेबल है, महाराणा प्रताप द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि महाराणा प्रताप की वो MX प्लेयर पर फ्री है वो फिल्म, आप OTT प्लेटफॉर्म पे जाकर उसको देखिए। तो वो काम हमने फिल्म के उसमें भी किया। और मैं समझता हूँ कि जो राम कथा मैंने बच्चों के बीच में बैठ के की, वो संस्कार निर्माण की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, बिल्कुल। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति से, अगर इस देश में सनातन का नाम नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे? हम सिकुड़ते 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 इतने से हो गए हैं। तो हमारे अपने बच्चों को वो संस्कार मिले, तो वो भी मैंने उसमें किया है।
और अब मैंने जो पेंटिंग्स बनाई, ये मैं पहली बार आपके सामने पूरी दुनिया को कह रहा हूँ। अच्छा कोई लोग नहीं जानते, ये मेरे साथ वाले भी नहीं जानते, अच्छा लेकिन ये मैंने 400 और समथिंग जो पेंटिंग्स बनाई है, उनकी एग्जीबिशन अब मैं लगाने की तैयारी में हूँ। वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। वो भी सब कैनवस पेंटिंग्स हैं, यूँ कागज पे बनाई हुई नहीं। हाँ 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 तो वो बड़ी पेंटिंग्स हैं, एक्रिलिक और वाटर कलर को हमने वो किया है। और पॉलीथीन पर जो हमारा अभियान जिसके बारे में मैंने चर्चा की, जी उस पे सबसे बड़ी मानव श्रृंखला अच्छा 5,000 बच्चों को एक साथ लेके सड़क पर हमने निकले थे, तो वो भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये किस टाइम की बात है? ये मैं समझता हूँ कि 1998-99 की बात है। फिर क्या हुआ कि ये सब मैं जब काम कर रहा हूँ, तो राष्ट्रपति ने मुझे रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया। अच्छा तो मैंने फिर सरकारी स्कूलों में जाकर लाइब्रेरी बांटने का काम किया, 1 करोड़ रुपए की। अच्छा दो लाइब्रेरी बनाने के लिए लाइब्रेरी, टेबल, कुर्सी और अच्छा, किताबें ओके, खुद ही फुल डोनेट लाइब्रेरी, करी। ओके वहां से CSR से फंड लेके आए। अच्छा तो वहां जाके मैं बच्चों से मिला। लाइब्रेरी तो मैं स्कूल बुला के भी दे देता हूँ, राइट लेकिन वहां जाके बच्चों से बातचीत करी और सनातन धर्म के साथ ये लाफ्टर योगा वाली बात करी। हाँ तो मैं केवल आलोक के दायरों में नहीं सिमट गया, वहां के से बाहर निकलकर समाज तक पहुंचा। इसलिए आज मैं एक सोशल लीडर हूं। आज इसलिए मेरी एक अलग पहचान है। रथ यात्रा का मैं संयोजक हूँ, कई संगठनों का मैं संयोजक हूँ। उदयपुर में, बल्कि भारतवर्ष में सबसे बड़ी महाआरती का जो संयोजक मैंने कराई। वाह और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की जो सबसे पहली महाआरती थी गोलाबाग पर, वो करीब 31,000 दियों से वो महाआरती मैंने कराई। बापू बाजार में मैंने अभी आरती शुरू कराई, वो भी कोई 11,000 दीपक की थी। फिर सेक्टर 4 में कराई। तो समाज को जैसे कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, हाँ एक एक पत्थर पत्थर तो तबीयत से उछालो उछाल कर यारो। देखो यारो। और बाकी मेरे हिसाब से अगर मैं कामों की लिस्ट में अगर देखने जाऊं, तो पर्यावरण की दृष्टि से कई सारे पेड़ हमने लगाए। 50 लाख रुपए के जूट बैग 1 साल में बांटे हमने, अच्छा वो भी मैं CSR से लेके आया। और अब तक कोई 1-1.5 करोड़ से ज्यादा के जूट बैग्स, मैं समझता हूँ कि ये जो जूट बैग है, हम इस तरह के हमने ये जूट बैग्स बनाए हैं और ये हमने रोटरी की तरफ से बांटे भी हैं। तो ये भी हमारा इस पर्यावरण की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और जब तक सांस है तब तक ये काम करते रहेंगे, लोगों के बीच प्रेरणा भरने का काम करते रहेंगे। नव वर्ष के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, लाफ्टर के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, ये शरीर जो मिला है हाँ इसका पूरा पूरा उपयोग करेंगे। तो आपने इतने सारे अचीवमेंट्स बता दिए अपने, तो अब मैं चाहता हूँ कि आपका कोई सपना तो होगा कि यार मेरे को ये चीज अब करनी है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। सपने तो बहुत हैं हाँ और बड़े बड़े रंगीन सपने हैं। जैसे राजा रवि वर्मा बहुत अच्छे पेंटर थे, अच्छा लेकिन उनको जीते जी सम्मान नहीं मिला, लेकिन अब उनको लोग दुनिया कह रही कि उनको सम्मान मिले। राइट तो मैं तो चाहता हूँ जीते जी सम्मान मिले। हाँ वही महाराजा विक्रमादित्य को, उनको जीते जी उनके नाम से संवत चला, लेकिन अब दुनिया में कोई उनको जानता नहीं है। हाँ तो मैंने ये कोशिश की कि मेरी इच्छा है कि लोकसभा में, संसद भवन में विक्रमादित्य की प्रतिमा लगे। और मेरी ये भी एक इच्छा है कि जो काम किए जाएं हाँ उनका फैलाव इतना हो, विस्तार इतना हो कि लोग जीते जी रिकॉग्नाइज करें। मरने के बाद करें तो मुझे क्या पता पड़ेगा, हाँ वही मेरी आत्मा को पता चलेगा, हाँ मेरे शरीर को नहीं पता चलेगा, मेरे गले में वो मेडल पड़े। लोग कहते हैं कि नहीं ये सम्मान नहीं चाहिए, सम्मान सबको चाहिए होता सबको चाहिए राइट है ना। और लोग कहते हैं हमको पद नहीं चाहिए, पद सबको चाहिए होता है। हाँ मन में तो चाहिए होता है राजनीति में जितने लोग काम करते हैं वो क्या सोचते हैं, पद नहीं चाहिए। आज मुख्यमंत्रियों की लड़ाई चल रही, तो पद तो सबको चाहिए सबको होता है। चाहिए राइट तो मैं ये कहता हूँ कि जीते जी सम्मान मिले, इसके लिए अच्छे काम करते चले जाएं। हाँ मेरा मेरा तो यही सपना है कि मैं
जिस प्रकार से विश्व शांति की बात कर रहा हूँ, योग की बात कर रहा हूँ, शिक्षा की बात कर रहा हूँ, पीड़ित मानवता की सेवा की बात कर रहा हूँ, पर्यावरण की बात कर रहा हूँ, इन सब बातों का आयाम का इतना विस्तार हो और लोग इन बातों को स्वीकार कर ले, मेरे लिए वही एक बहुत बड़ी उपलब्धि और सपना होगा। तो मैं तो चाहता हूँ मेरे इन कामों का विस्तार हो, सब लोग रिकॉग्नाइज करें और करने लग जाएं। ये इम्पोर्टेंट है, वो मेरा सपना है। बाकी तो अंतहीन यात्रा है, इसको कोई कभी पूरी होती नहीं। राइट, अनंत है। हाँ, अनंत है। सपने एक पूरा होता है, अगला आ जाता है ना? तो ये तो चलता रहेगा क्रम, और मैं समझता हूँ इतनी ही बात मैं सबको कहना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर प्रदीप सर हमारे शो पर आने के लिए, और आपने जो इतनी सारी वैल्यूएबल इंसाइट्स बताई है, हम आशा करते हैं कि व्यूअर्स की लाइफ में इससे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर हुई होगी। सो बिफोर रैपिंग अप द शो, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे टॉक शो पर आकर कैसा लगा, और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? जिस प्रकार की इंस्पायरिंग स्टोरीज अनंत, अविनाश और तुम्हारे पार्टनर मिलकर जो तैयारी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये ऐसी प्रेरणा भरी स्टोरीज जो हैं, जिन लोगों की, जिनके जो लाइफ मैनेजमेंट को जानते हैं, जो बिजनेस मैनेजमेंट को जानते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उन सब की स्टोरीज को आप कलेक्ट करके जिस तरह से एक मोटिवेशन ह्यूमन बींग्स के ही नहीं, यंगस्टर्स को ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड को, जहाँ जहाँ लोग इन कामों को करना चाहते हैं, उन तक पहुँचा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तुम्हारा नाम ही अनंत है। अनंत का मतलब ही जो जिसका कोई अंत नहीं है, और अविनाश का मतलब भी वही है, जिसका कोई विनाश नहीं है। राइट, तो अनंत और अविनाश मिलकर वो इंस्पायरिंग स्टोरीज को आगे तक पहुंचाते रहेंगे, और शायद हनुमान की छलांग की तरह ये जो अरब टॉक्स है, ये कहीं न कहीं अरब सागर से भी बड़े स्थान पर अपनी जगह मुकाम पालेगा। मेरी यही शुभकामना है समस्त आलोक परिवार की ओर से, उदयपुर की ओर से, और एक छोटे से इंसान डॉक्टर प्रदीप कुमार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।